वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, और यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर है 6 है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एरर के बारे में। एरर क्या होता था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और क्या बताया था हमने कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, तो और ये कितने टाइप्स के होते थे ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो कितने टाइप्स के मेनली होते थे, 2 टाइप्स के, सिस्टमैटिक एरर और दूसरा क्या होता था, रैंडम एरर होता था। तो सिस्टमैटिक एरर क्या था, रैंडम एरर क्या था, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इसके बाद रैंडम एरर को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया था। तो कैसे फाइंड आउट किए थे, पहला हम लोग एवरेज रैंडम एरर के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद किसके बारे में डिस्कस किए थे, एब्सोल्यूट एरर के बारे में डिस्कस किया था। फिर किसके बारे में डिस्कस किए थे, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में डिस्कस किया था। फिर लास्ट क्या था हमारे पास, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एरर में लिस्ट काउंट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्या है, लिस्ट काउंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, लिस्ट काउंट। ठीक है, देखो लिस्ट काउंट होता क्या है, जैसे मान लेते इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस मार्कर का लेंथ फाइंड आउट करना है तो किससे कर सकते हैं, सिंपल स्केल से कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों इतना समझो कि हम लोग लेंथ वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं उसके हेल्प से। ठीक है, तो हमने अभी समझने के लिए लिया सिंपल स्केल। क्या लिया हम लोगों ने, सिंपल स्केल लिया। तो सिंपल स्केल के थ्रू इसका अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उस सिंपल स्केल का कुछ ना कुछ तो मिनिमम वैल्यू होगा, उसके नीचे वो नहीं कर सकता है मेजर, उसका कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो किसी भी स्केल का कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का कैपेसिटी होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट बोलते हैं। एग्जांपल थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे हमारे पास सिंपल स्केल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बोलो सिंपल स्केल। तो सिंपल स्केल सब देखें क्या होता है, इसमें मार्किंग सेंटीमीटर में किया जाता है। किसमें मार्किंग होता है, सेंटीमीटर में। अब देखो हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से मार्किंग किया जाता है। ठीक है, कितना होगा, 6 7 8 9 10, ये कितने का होगा, बोलो 1 सेंटीमीटर। कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर। फिर कितना, 6 7 8 आ रहा है बात समझ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मींस क्या है, 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से चलते जाता है। आ रहा है बात समझ में। तो अगर तुमसे पूछे कि ये मिनिमम वैल्यू कितना फाइंड आउट कर सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना फाइंड आउट कर सकता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखो अगर मान लिए मार्कर का लेंथ, इस मार्कर का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर इस मार्कर का लेंथ ये दोनों लाइन के बीच में चला गया, आ रहा है बात समझ में। जैसे देखो ये कितना है, 1.5 6 7 8, और ये कितना है, 8 और 9 के बीच में लाइज कर रहा है। ये कितना है, 1.8 और 1.9 के बीच में लाइज कर रहा है। ठीक है, तो करंट पोजीशन मतलब करंट रीडिंग या करेक्ट रीडिंग निकाल सकते हैं क्या, इससे नहीं निकाल सकते। कोई क्या बोल सकता है, 1.8 बोल सकता है, या फिर कोई क्या बोल सकता है, 1.9 बोल सकता है। लेकिन करेक्ट रीडिंग क्या है, आ रहा है बात समझ में, एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है क्या, नहीं बता सकता है। इसके पास कैपेसिटी नहीं है बताने का। क्लियर आ रहा है बात समझ में। लेकिन वही अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड होता है, अगर ये मान लेते थोड़ा सा और ज्यादा लेंथ ज्यादा होता, 1.9 तक आ जाता, तो सीधा बोल देते ना 1.9। इट मींस क्या, ये 1.9 क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही ये मेजर कर सकता है, 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर सकता। क्लियर आ रहा है बात समझ में। तो 1 पॉइंट तक जो मेजर करता है इसी यही क्या है, इसका लिस्ट काउंट है। बात समझ में आया। अब इसका लिस्ट काउंट कितना होता है इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, देखो हमारे पास 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने डिविजन्स है, 0 to 1 सेंटीमीटर। इट मींस क्या, 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 10 डिविजन्स है। देखो कितने लाइंस है, 10 डिवीजन, 10 लाइंस है, तो क्या बोल सकते हैं, 10 डिवीजन। 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, 10 डिविजन्स है। तो 1 डिवीजन में कितना लेंथ होगा बता सकते हो। 1 डिवीजन में अगर तुमसे पूछे कि कितना लेंथ होगा तो तुम बता सकते कि नहीं बता सकते, 1/10 इट मींस कितना होगा, बोलो 0.1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब कि इस सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर।
आया बात समझ में? एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका कैपेसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जितना पॉइंट के बाद डिजिट को मेजर कर सकता है उसका उतना ही क्या होता है, एक्यूरेसी होता है, मतलब उसमें उतना ही एरर कम होता है। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली देखो, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी मेजर्ड, ठीक है, कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, लिस्ट काउंट, इज नोन एज लिस्ट काउंट। आया कि नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, जिसको वो मेजर कर सकता है, कौन मेजर कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट बोलते हैं। आया बात समझ में? एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है, सिंपल स्केल, सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। एग्जांपल लिख सकते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल। हमने अभी बोला कि इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हो सकता है, सबका अलग अलग लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ऑफ क्या होंगे, सिंपल स्केल क्या होगा बोलो, लिस्ट काउंट ऑफ, अभी हमने निकाला कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर। कभी भी ए क्या कर सकता है, 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, इस तरीके से 0.1 सेंटीमीटर, 0.32 सेंटीमीटर, इस तरीके से रीडिंग्स मेजर नहीं कर सकता है। क्या बस 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ये मेजर कर सकता है वैल्यू को। आए बात समझ में? तो इसके बेसिस पे एक और नाम इसको लिख सकते हैं क्या, लिस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं। एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट का एरर भी क्या रहता है, लिस्ट काउंट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट का वो एरर है। आया बात समझ में? एरर मतलब क्या, समझ में आया? लिस्ट एरर हमने पहले डिस्कस किया था, वो इंस्ट्रूमेंट का क्या है, एरर है। एरर मतलब क्या, उससे नीचे वो मेजर नहीं कर सकता है। क्लियर है इतना? तो देखो और क्या लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी इसी को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, अरे आया समझ में, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट करो, आया बात समझ में? अब देखो ये बीच में आएगा तो हम लोग सही डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कितना लिखेगा। कोई क्या लिख देगा, 1.8 भी, सॉरी 1.8 भी लिख देगा, और कोई क्या लिख सकता है, 1.9 भी लिख सकता है, लेकिन 100% बोल नहीं सकता कितना ही है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी रीडिंग्स ले सकता है, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेसी क्या देता है, वर्नियर कैलिपर, जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर कितना कर सकता है, 0.0, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक वो मेजर कर सकता है। तो उसका क्या होगा, इससे ज्यादा एक्यूरेसी होगा, अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा। आई बात समझ में? पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक वो मेजर कर ले वो उतना ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका एरर कम होगा। एरर कम होगा तो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होगा कि नहीं होगा। क्लियर है इतना? इसको नोट करो। दूसरा हम लोग मेन लिस्ट काउंट यही है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ लिस्ट काउंट। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उसका अलग अलग लिस्ट काउंट होते हैं, उसको एक एक करके जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसका हम लोग लिस्ट काउंट निकालते जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमारे सिलेबस में जेई और नीट में क्या क्या है, मेनली जेई में इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या गया है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है, ठीक है। तो देखेंगे, पहले तो हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, लिस्ट काउंट, और दूसरा क्या देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट काउंट ये हो गया, क्लियर है इतना। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर है इतना। इसको मिटाते हैं, हो गया होगा। अब देखो क्या देखने वाले हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो इट मींस क्या, किस तरीके से, कितने तरीके से एरर को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। आ रहा है बात समझ में? कितने तरीके से एरर को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो 3 तरीके से कर सकते हैं, ऐड करके कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। नीट में क्वेश्चन आता है, लगभग टाइम पूछा जाता है, एक दो बार गैप होता है, नहीं तो लगभग टाइम मल्टीप्लिकेशन से इस चैप्टर से आता ही है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं बोलो,
पहला एडिशन ऑफ एरर, पहला क्या देखेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ एरर, एरर को क्या करना, ऐड करना सीखेंगे। दूसरा क्या सीखेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर देखेंगे। और तीसरा क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। ये तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एडिशन ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना, ये नोट कर लिए, हो गया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ एरर। क्लियर है इतना। तो पहले तो एक चीज और समझते हैं कि मान लो जैसे जनरल टर्म्स में हम लोग क्या, कि इस मार्कर का लेंथ लिखना होता था तो मान लेते हैं कि 6.7 सेंटीमीटर है तो लिख लेते थे 6.7 सेंटीमीटर, बात खत्म। लेकिन इस चैप्टर में अगर 6.7 लिख दिए बस तो गलत हो जाएगा, उसके साथ एरर इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एरर इंक्लूड करना पड़ेगा। और एरर क्या क्या चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लिस्ट काउंट जो था ना वही एरर होता है, जिसका अभी बताया था इंस्ट्रूमेंटल एरर मींस क्या, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी बताता है। अगर एरर तुमने ऐड करके लिख दिया तो दो दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर उसका कितना है, इट मींस क्या, किस इंस्ट्रूमेंट से वो मेजर किया गया है उसके बारे में भी बता देता है। जैसे हमने बोला कि अगर 1 डिजिट तक, अगर मान लिए इस मार्कर का लेंथ लिखा हुआ है ऐसे कुछ, एज्यूम लेंथ ऑफ मार्कर कोई लिख लिया ऐसे, लेंथ ऑफ मार्कर लिखा, ठीक है, कोई लिख लिया 6.7, उसको आया 6.7 लिख लिया, तो जनरल टर्म्स में अदर चैप्टर में तो चलेगा, या फिर तुम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, ठीक है, देखो जनरल टर्म्स में तो इतना लिख दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर इस चैप्टर की बात कर रहे हो तो इतना अगर लिख दिया मतलब रॉन्ग हो जाएगा, इसके साथ एरर ऐड नहीं किया गया है। आ रहा है बात समझ में, कितना एरर होगा उसको ऐड करके लिखना पड़ेगा। क्लियर आ रहा है बात समझ में। जैसे मान लेते हैं इंजीनियरिंग करने कोई गया, ठीक है, जेई क्लियर करके इंजीनियरिंग करने गया, एक्सपेरिमेंट किया हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद किसी चीज का लेंथ अगर डायरेक्ट इतना 6.7 लिख के जाएगा ना तो वहां जो होते हैं प्रैक्टिकल करवाने वाले वो सीधा काट के भेज देगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि कितना एरर है, इट मींस क्या, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। आ रहा है बात समझ में, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मान लो 6.7 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। आ रहा है बात समझ में, इस तरीके से अगर लिखा हुआ हो तभी जाके ये रिजल्ट वैलिड होगा, ठीक है। और ये लिखे इसमें दोनों चीज क्या है उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहले तो लिखने का क्या तरीका, फिर एडिशन रूल्स हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअल में ऐसा जो लिखा होता है ना, इसमें जो होते हैं ए क्या होता है, एवरेज रैंडम एरर। क्या होता है, एवरेज रैंडम एरर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या लेंथ देख रहे हैं, तो अगर प्रैक्टिकल करने जाओगे तो एक बार इस मार्कर का लेंथ लेके नहीं छोड़ोगे, एक बार, दो बार, तीन बार लेके, अगर तुम्हें ट्रू वैल्यू निकालना है, जैसे 2 बार मेजर करोगे ना इस मार्कर का लेंथ तो अलग अलग आता है लेंथ, हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता है। एक ही मार्कर का लेंथ 2 बार, 3 बार, 4 बार करोगे तो अलग अलग हो जाता है, ठीक है, चेंज आता है। क्यों ऐसा होता है, कुछ ना कुछ एरर, हमसे कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो वो दिक्कत होता है। तो अगर हमें ट्रू वैल्यू के आसपास पहुंचना है, इट मींस क्या, इसके एक्चुअल लेंथ के पास पहुंचना है, 100% तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि आइडियली कोई भी चीज होता नहीं है, इसके आसपास अगर पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो हमने बोला था रैंडम वैल्यू का एवरेज वैल्यू ही तो होता था ट्रू वैल्यू। आई बात समझ में, तो ऐसा लिखा हुआ है, इट मींस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वैल्यू। क्या हम लोग अभी देख रहे हैं, लेंथ ऑफ मार्कर देख रहे हैं, तो लेंथ क्या एल से डिनोट करते हैं, और एबीजी मींस क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ लेंथ, एक बार, दो बार, तीन बार मेजर किए उसका। और ये क्या चीजें हैं, लिस्ट काउंट है, ये क्या है हमारे पास, लिस्ट काउंट। और इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है। इट मींस अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो डायरेक्ट कोई समझ जाएगा, डायरेक्ट क्या समझेगा कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट कितना है, मतलब इससे नीचे अगर वैल्यू मेजर करना हो तो ये नहीं कर सकता। दूसरा क्या कि किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया है वो चीजें भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर लेंगे, जैसे हमने अभी बताया कि 0.1 सेंटीमीटर सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट है, तो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही वो मेजर कर सकता है।
कितने तक कर सकता है, 1 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही हुआ तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये किससे मेजर किया गया होगा, सिंपल स्केल से मेजर किया गया होगा। बात समझ में आया। तो किसी चीज को लिखने का क्या तरीका है एरर में, इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा। बात समझ में आया। और ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक होता है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होता है, क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, ठीक है। तो मैक्सिमम मींस क्या, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अगर ये वैल्यू लाइज किया, जैसे देखो समझते हैं इसको, मान लिए इस पेन को बनाना है या फिर इस मार्कर को बनाना है, तो मार्कर का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, लेंथ होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर क्या प्रोडक्शन किया जाता है इसका, तो बोल दिया जाता है इतने डायमीटर का कुछ ना कुछ डायमीटर गिवन होता है, उसका हमें क्या मार्कर बना देना है, ठीक है। तो 100% तो हम बना नहीं सकते, 100% कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। आ रहा है बात समझ में। तो क्या किया जाता है कि एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दे दिया जाता है कि ये दोनों के बीच में, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे मान लिए कोई तुमसे बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर का डायमीटर बनाना है किसी चीज का, ठीक है। और क्या दे देता है इसके साथ कि अगर 0.9 सेंटीमीटर टू 1.1 सेंटीमीटर तक क्या हुआ, अगर इसके बीच में लाइज किया, हमने बनाया 1 सेंटीमीटर का बनाना है, प्रोजेक्ट कितने का है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का प्रोजेक्ट है, लेकिन 100% तो बना नहीं सकते, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इंजीनियर दे देता है कि 0.9 सेंटीमीटर या 1.1 सेंटीमीटर के बीच में अपना प्रोजेक्ट बना, ठीक है, तो गो हो जाएगा, मींस कि आगे की तरफ सप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इसके बीच में लाइज नहीं करेगा तो क्या कर देता है, नो गो। एक आता है टर्म्स गो एंड नो गो, ठीक है। गो मींस क्या कि सही सही प्रोडक्ट है, इसके बीच में लाइज कर रहा है तो चलो ठीक है, आगे कर देते हैं, सेल के लिए भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके बीच में लाइज नहीं कर रहा है, किसी का हो गया क्या 1.2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, या फिर 0.8 सेंटीमीटर हो गया, तो इस कंडीशन में वो प्रोडक्ट क्या है, खराब है, उसको हम लोग आगे सेल के लिए नहीं भेज सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो प्लस माइनस की मींस क्या है, एक बार माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो, 6.6, ठीक है। इसको अगर मान लिए माइनस किए तो ये कितना हो गया 6.6, और प्लस किए तो 6.8। तो 6.6 और 6.8 के बीच में अगर लाइज कर रहा है प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो एक तरीके से रेंज को रिप्रेजेंट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। मतलब हम लोग 100% तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इसके बीच में अगर तुम्हारा रीडिंग्स आ रहा है, तुम एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और ये दोनों के बीच में रीडिंग्स आ रहा है, इस वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए, ये दोनों के बीच में आ रहा है, इट मींस क्या 6.6 और 6.8 के बीच में रिजल्ट आ रहा है, तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन इसके बीच में नहीं आया, मतलब तुम्हारा रीडिंग कहीं ना कुछ गड़बड़ किए हो। बात समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से हम लोग किसी चीज को रीडिंग मतलब नोट डाउन करते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि दो अगर क्वांटिटी है हमारे पास, क्या किस टर्म में, इस टर्म में लिखा हुआ हो, पहले तो लिखने का तरीका समझे किस तरीके से लिखते हैं। अगर इस तरीके से लिखा गया हो, इसका हमें कंबाइन करना है। कंबाइन मींस कैसे करेंगे, इस बार पहले वाले में ऐड करना है, एडिशन करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो समझेंगे, ठीक है। ये इतना क्लियर है, समझ में आ गया, इसको एग्जांपल में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एडिशन ऑफ एरर के बारे में ढंग से, ठीक है। हो गया इतना, बढ़िया है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो एडिशन ऑफ एरर, तो हमने मान लिया एज्यूम, देखो एडिशन ऑफ एरर के लिए एक चीज हम डेटा एज्यूम करते हैं, उसके थ्रू एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू दे रखा है, देखो L इतना कुछ दे रखा है, समझने की कोशिश करते। देखो L जो दे रखा है, हमने अभी बोला कि इस चैप्टर में डायरेक्ट हम लोग लेंथ नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे, L एवरेज प्लस एरर के साथ लिखेंगे। तो एरर एक्चुअल में क्या था, प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने बोला था एरर के और पास पहुंचना है, मतलब एब्सोल्यूट एरर निकाले थे तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू किए थे। मेजर्ड वैल्यू मींस क्या, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग। अगर उस एरर के और पास पहुंचना था तो हम लोगों ने क्या किया था, मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिए थे। मीन निकाले थे, इट मींस क्या, एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर ही तो एरर ही है। आया बात समझ में, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, एरर है, क्लियर है इतना। तो देखो अगर हम लोग को लिखना है लेंथ तो कैसे लिखेंगे, अभी हमने बताया था, मान लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L, तो इसको क्या लिखेंगे, LAVG, ठीक है।
एज्यूम लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल L इक्वल टू कितना दे रखा है L प्लस माइनस देना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या लाइज करेगा वो, और डेल्टा L मीन लिखेंगे। मीन क्या हम लोग देखो डेल्टा L मीन हमने किसको रिप्रेजेंट किए थे, याद होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, और एक्चुअल में क्या है मीन एब्सोल्यूट एरर को ही एरर बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा अगर देखे विड्थ अगर लिख लिए, विड्थ मतलब b अगर लिखे तो b को में क्या लिखना पड़ेगा, b avg मतलब एवरेज प्लस माइनस डेल्टा v एवरेज सॉरी मीन। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से लेंथ और विड्थ मान लिए, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, फर्स्ट में क्या एडिशन रूल निकालना है। इट मींस क्या हमने मान लिया, देन फाइंड आउट क्या निकालने वाले, C इक्वल टू एक ऑपरेशन करना है L प्लस B निकालना है, ठीक है। C एक हमने क्वांटिटीज मान लिया एज्यूम, देन फाइंड आउट C इक्वल टू L प्लस B, ठीक है। तो C एक क्या है, दोनों का सम है। C क्या है हमारे पास, दोनों का सम है। तो क्या करेंगे देखो सिंपली C अगर लिखे तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, देखो समझो कंसेप्ट को समझो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आता है इस पे कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो देखो C अगर निकालना चाहे तो क्या हमारे पास है L प्लस B, तो L का वैल्यू कितना है देखो AVG प्लस माइनस डेल्टा L मीन। बात समझ में आया। फिर से देखो हमारे पास क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो फिर क्या आएगा देखो VAVG प्लस माइनस डेल्टा V मीन। बात समझ में आ रहा है। तो सिंपली क्या करना है, एवरेज वाले को एवरेज वाले के साथ ऐड करना है। अरे सेम क्वांटिटी को ही तो ऐड करेंगे। बात समझ में आ रहा है। ऐसा थोड़ी मीन के साथ एवरेज को कर देंगे। देखो एवरेज को एवरेज के साथ ऐड करना है तो क्या लिखेंगे देखो यहाँ पे LAVG प्लस VAVG मींस क्या एवरेज, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस माइनस मींस क्या एरर, एरर में क्या लिख देंगे देखो डेल्टा L मीन प्लस डेल्टा बी मीन। बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक एग्जांपल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अरे आया बात समझ में। एक हमने जनरल डेटा लेके कर लिया, माना कि एक लेंथ इतना कुछ दे रखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतना, और लेंथ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी बताएं, क्योंकि हमें रेंज दिया जाता है कि इसके बीच में ही आप रीडिंग निकाल सकते हो। आई बात समझ में। प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि रेंज है एक तरीके से। रेंज मींस क्या, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, इससे कम या ज्यादा नहीं चलने वाला। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग नोट कर सकते हैं। देखो प्लस करना है तो L के जगह पे इतना कर लिए, B के जगह पे दे रखा है इस तरीके से। अब एवरेज वाली को एक साथ कर लिए, प्लस माइनस जो मीन है उसको एक साथ ऐड कर लिए। बात खत्म, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। देखो एग्जांपल अगर हमने मान लिया, देखो एग्जांपल है इफ L इक्वल टू गिवन है, इफ L इक्वल टू हमारे पास दे दिया ऐसा कुछ डेटा कि 6.7 ऐसा हमने मान लिया कि 6.7 है प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड जो B दे रखा है हमारे पास दे दिया ऐसा कुछ समझ लिए 3.2, ठीक है यार ऐसा ले लेते हैं 2.1, कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, 2.1, ठीक है। प्लस माइनस ऐसा मान लिया 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए दे रखा है। देन फाइंड आउट देखो दोनों सेंटीमीटर में तो इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। देन फाइंड आउट क्या लिखेंगे, C इक्वल टू L प्लस B निकाल देना है। बात समझ में आ रहा है। C इक्वल टू L प्लस B फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या करना है, अभी बोलो, अभी बताए थे एवरेज को एवरेज वाले के ऐड कर देना है और मीन वाले को मीन वाले के साथ ऐड कर देना। तो C जो हम लोग लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, गिवन डेट है। ये हमारे पास क्या है, गिवन डेट। तो क्या लिखेंगे देखो C इक्वल टू L प्लस B दे रखा है। देन क्या करेंगे सिंपली C इक्वल टू क्या देखो 6.7 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और देखो प्लस 2.1 प्लस माइनस 0.2। आई बात समझ में। तो सिंपली हमने बोला था क्या कि एवरेज वाले को एवरेज वाले के साथ ऐड करना है। तो देखो 7 तो कितना देखो 0.7 और 1 0.8 और 6 प्लस 2 कितना 8.8। और देखो एरर को क्या करना है, हमेशा मीन एरर वाले को एरर वाले के साथ ऐड कर देना है। तो प्लस माइनस कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर। बात खत्म। एडिशन समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान था। एडिशन तो कुछ होता ही नहीं है। आई बात समझ, बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो। क्लियर है, इतना नोट कर लिए। अब देखो हम लोग क्या देखने वाले, दूसरा सब्ट्रैक्शन देखने वाले। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से कुछ होता है। यहाँ पे कभी भी एक दिमाग में रखना कि अभी हमने दूसरा क्या नाम रखा है, एक प्लस माइनस के बाद जो लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना लाइज कर रहा है। तो हमेशा ए वैल्यू जो होता है ना मैक्सिमम लिखते हैं।
आई बात समझ में, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो। सब्ट्रैक्शन में ऐसा मत सोचना कि चलो बताते हैं, इतना क्लियर है, सब्ट्रैक्शन वाले केस बता रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा अभी, है ना। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। क्या देखने वाले दूसरे नंबर पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर क्या होता है, देखो सब्ट्रैक्शन बात से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, कुछ चीजों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो एज्यूम, ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम लेंथ, वही पुराना डेटा ही ले लें, लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर, ठीक है। देखो कितना है, एल इक्वल टू हमने मान लिया एबीजी प्लस माइनस, फिर से वही पुराना डाटा, इस पे क्या लिखेंगे बोलो, मीन। और बार बार नहीं लिखेंगे, अभी समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो एल इक्वल टू एल एवरेज प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल मींस क्या, हमेशा मीन ही होता है। जो लिस्ट काउंट, मीन मतलब क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या, लिस्ट काउंट। हमने अभी बताया लिस्ट काउंट को ही क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसके बारे में भी इंफॉर्म करता है। आई बात समझ में, तो ऐसा कुछ है। एंड क्या हमारे पास बी जो दे रखा है, ऐसा कुछ हमने मान लिया, फिर से क्या, बी एवरेज, क्या दे रखा है देखो, बी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा बी मीन, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है देन फाइंड आउट सी इक्वल टू, क्या हम पूछ रहा है, एल माइनस बी पूछ रहा है। इस बार क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो सी जो हमेशा लेना है, सी अगर किए, देखो सॉल्यूशन अगर करना करें, देखो बहुत आसान है। देखो क्या करना है, सी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, एल एवरेज प्लस माइनस डेल्टा, अभी तो डेटा सिंपली राइट डाउन कर लेना है, फिर एक एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, देखो एल माइनस बी, तो एल की जगह पे जो भी डेटा था हमने पुट कर लिया। बी कितना है हमारे पास, वी एवरेज, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा बी मीन। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां अगर हम लोग देखें तो देखो कितना हो जाएगा, एल ए वी जी माइनस बी ए वी जी, आ रहा है बात समझ में। लेंथ का एवरेज प्लस विड्थ का एवरेज, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। यहाँ पे माइनस नहीं करना है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, यहीं पे क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ हमेशा क्या करना है, चाहे वो निगेटिव हो या फिर चाहे वो एडिशन करना हो या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, हमेशा क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि नाम ही है, एक प्लस माइनस के बाद क्या लिखते हैं हमेशा, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। क्या लिखते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। एक्चुअल में क्या करता है, मैक्सिमम। अगर मान लिए समझते हैं इसको थोड़ा सा, सपोज कहीं लिखा हुआ है देखो 6.7, चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, पहले नोट करो फिर अभी क्लियर हो जाएगा। हमेशा क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्लस में लिखता है जो मैक्सिमम, चाहे वो एडिशन रूल हो या फिर सब्ट्रैक्शन रूल हो या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल हो। आई बात समझ में। एरर क्या लिखना है, जो हमेशा मैक्सिमम मिले। तो मैक्सिमम कब मिलेगा, ऐड करने के बाद ही तो मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो यहाँ अगर ऐड कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों में क्या करना है, हमें ऐड ही करना है। इस एरर को क्या करना है, ऐड करना है। एवरेज को अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन हम लोग कर लेंगे। ऑपरेशन मींस क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन एरर को हमेशा क्या करना है, सम करना है। क्लियर है इतना, देखो हो गया इतना। एक एग्जांपल से समझने की और कोशिश करते हैं। क्लियर है इतना, चलो देखो देखो समझने की पहले समझते हैं, फिर एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि लेंथ हमारे पास दे रखा है 6.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहे हैं और एक इसमें दे रखा है देखो सेंटीमीटर में, ठीक है। और एक विड्थ हमारे पास दे रखा है देखो 3.2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। इसको चलो और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आई बात समझ में। तुमसे क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट C इक्वल टू, क्या पूछ रहा है, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है तो C इक्वल टू m माइनस d फाइंड आउट करना है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जूम कर लिए कुछ इस तरीके से, एक एग्जांपल। अब देखो जो C हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है इस बार। तो सब्ट्रैक्ट का कोई किया
तो क्या लिखेगा 6.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, बात समझ में आ रहा है, माइनस क्या करेगा, देखो हमने बोला था यहाँ पे हमेशा क्या प्लस माइनस लिखते हैं, एरर वाले को एक साथ रखते हैं, तो एरर वाले को एक साथ रखेंगे, इट मींस क्या 0.2, कोई अगर ऐसा सोचा कि इसको हमने क्या किया था, एक मिनट सॉरी, अच्छा चलो एक बार लिख रहे हैं, देखो प्लस करना है तो इस बार दूसरा नंबर क्या है, बी कितना है, देखो बी कितना है, देखो 3.2 प्लस माइनस 0.3, अरे आया समझ में, ठीक है। अब देखो हमने बोला था सब्ट्रैक्ट करना है, इट मींस क्या है, यहाँ माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, एल माइनस बी करना है, तो एल का डेटा ये था, बी का डेटा था एल माइनस बी, क्लियर है इतना। अब देखो ये अगर हम लोगों ने किया तो एवरेज को एवरेज वाले के साथ लिखते हैं, इट मींस क्या 6.7 माइनस 3.2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और यहाँ क्या लिखते थे प्लस माइनस एरर को लिखना है, तो एरर को कोई अगर ऐसा सोच लिया, पहले समझो फिर समझाते हैं क्या लिखना है। अगर मान लो सब्ट्रैक्शन कर दिया, क्योंकि ऐसा सोचेगा कि यहाँ हमने किसको इतना माइनस ए करना है और इतना माइनस ए करना है, अगर ऐसा कर दिया तो होगा क्या, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको लिख लिया कोई दिक्कत नहीं, देखो 7 से 2 गया 5, 3 पॉइंट क्या आएगा बोलो 5 आ गया, ठीक है। और इसको प्लस माइनस अगर कोई ऐसा लिख लिया, देखो माइनस क्या क्या लिख लिया 0.1 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई लिखा तो होगा क्या, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, होगा क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। इतना हम लोग नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं लिख सकते उसको समझते हैं। देखो अभी हमने बोला था मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट क्या कि इस वाले लेंथ में 0.1 सेंटीमीटर अगर देखो प्लस अगर किए तो कितना होगा 0.2 प्लस करना पड़ेगा, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 9, अगर मान लो एक बार प्लस साइन कंसीडर किए तो कितना आएगा 6.9, और दूसरा क्या होगा बोलो, दूसरा क्या हो जाएंगे 6.5, 2 माइनस किए एक बार अगर मान लो कि प्लस किए तो 6.9 और दूसरी बार सब्ट्रैक्ट किए तो 6.5 आएगा कि नहीं आएगा। इट मींस लेंथ हम लोग किसके बीच में लिख सकते हैं 6.5 से लेके 6.9 के बीच में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इतना रेंज दे रखा है, बढ़िया। दूसरा अगर देखो इसको अगर लिखना चाहे विड्थ को तो 3.5 से लेके 2.9 के बीच में लाइज कर सकता है, 2.9 से लेके कितना 3.5 के बीच में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखे तो 3.5 है -1 जो मैक्सिमम परमिसिबल है वहां तक पहुंच पा रहा है क्या, नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैक्सिमम के लिए हमेशा क्या करना है, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन कभी भी मत करना, क्या करेंगे हम लोग हमेशा ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग हमेशा ऐड करेंगे। इट मींस क्या यहाँ 0.2 प्लस 0.3 करना है तो कितना हो जाएगा देखो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो 0.5 सेंटीमीटर दोनों के बीच में लाइज करेगा कि नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। इसको ऐसे याद रखो सिंपली कि एवरेज वाले को एवरेज वाले से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो लिस्ट काउंट होगा ना उसको हमेशा किसमें लिखना है प्लस करके लिखना है, क्योंकि दूसरा नाम क्या है इसका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। तो मैक्सिमम कब मिलेगा जब ऐड करेंगे, बात समझ में आई। मैक्सिमम कब मिलेगा, अरे मैक्सिमम के अंदर ही तो मिनिमम लिमिट आएंगे। अगर मान लो मिनिमम वैल्यू कोई लिख लिया, मिनिमम वैल्यू लिखा तो उसके अंदर मैक्सिमम कभी आ सकता है क्या, नहीं आ सकते। सपोज कोई लिख लिया 6.5 से लेके 6.7 के बीच में हमारा वैल्यू लाइज करेगा, आई बात समझ में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 6.2, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया, मान लिए ऐसा कुछ डेटा है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मान लिए कुछ ऐसा 6.7, हमेशा रेंज क्या करता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 6.2 अगर ऐसा कुछ लिखा तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा देखो, एक्चुअल में एरर है तो कितना लिख देंगे 6.2, तो 6.2 के अंदर 6.7 आ सकता है कभी, नहीं आ सकते हैं। अरे यार समझ में कोई दिक्कत, हमेशा मैक्सिमम लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम के अंदर मिनिमम आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम के अंदर मैक्सिमम आ सकता है क्या, एक बाउंड्री समझो। बाउंड्री मतलब क्या कि पूरे यूनिवर्स के अंदर हम लोग आ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिवर्स आएगा क्या, नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा क्या लिखते हैं मैक्सिमम लिखते हैं, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट कर लिए, हो गया होगा। तो हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत आसान था जो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। उसको अच्छे से समझना है, मल्टीप्लिकेशन को क्या अच्छे से समझना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन रूल। आई बात समझ में, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। देखो थर्ड जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। वही पुराना डेटा मान लीजिए जूम अ रेक्टेंगल
हैविंग लेंथ एंड विड्थ रिस्पेक्टिवली ठीक है। दे रखा है L इक्वल टू, हमने मान लिया रिस्पेक्टिवली क्या दे रखा है, देखो L हमने मान लिया कि क्या लिखते हैं, देखो इस तरीके से L एवरेज और डेल्टा L मीन लिखते हैं, अभी बताया था लिखने का तरीका, ठीक है। और B दे रखा हो हमारे पास, चलो ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट सॉरी। देखो क्या है, एज्यूम रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड विड्थ, कितना दे रखा है L इक्वल टू हमारे पास देखो L AVG प्लस माइनस डेल्टा L मीन, ठीक है। एंड B जो दे रखा है B AVG प्लस माइनस डेल्टा B मीन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अरे आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है? देन फाइंड आउट एरिया, देन फाइंड आउट, क्या पूछ रहा है बोलो, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया को भी हम लोग किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, एरिया को भी हम लोग निकालना पड़ेगा। इट मींस क्या, एरिया क्या निकालना पड़ेगा, ए जो लिखना पड़ेगा ए एवीजी प्लस माइनस डेल्टा ए, बात समझ में आ रहा है, मीन, क्लियर है इतना। अगर हम तुमसे पूछे कि एरिया लिख के दिखाओ, अगर मान लो कि लेंथ इतना दे रखा है, विड्थ इतना दे रखा है, तुमसे बोले कि एरिया निकाल के बताओ, तो एरिया तो हमें पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो इसके लिए हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा, क्या क्या चीज निकालने पड़ेंगे, एरिया का एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर प्लस माइनस डेल्टा मीन भी निकालने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल में एवरेज निकालने का अलग तरीका है, बात समझ में आ रहा है, एवरेज निकालने का क्या है, अलग तरीका है, और मीन निकालने का क्या है, अलग तरीका है। तो दोनों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हम लोग देखेंगे इसमें, फर्स्ट फाइंड आउट ए एवरेज, क्या निकालने वाले, एरिया का एवरेज निकालने वाले हैं, बात समझ में आ रहा है, एरिया का एवरेज निकालने वाले हैं। तो एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज अगर निकालेंगे ना तो सीधा क्या कर देना, एरिया का एवरेज अगर निकालेंगे तो लेंथ का एवरेज यहां लिख लो इनटू विड्थ का एवरेज लिख लो, कहानी खत्म। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, ये क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन फॉर ये क्या निकालना है, एवरेज एरिया, ठीक है। एक किसका हमारे पास एवरेज एरिया का निकालने का तरीका है। दूसरा हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, इट मींस क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर, आ रहा बात समझ में। तो इसको निकालने का जो तरीका है उसको थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखो, नोट डाउन कर लिए, देखो क्या हमने मान लिया है, कुछ भी मान सकते हो, लेंथ और विड्थ मान लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो एरिया होता है ना लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, बात समझ में आए। तो देखो हमने पहले क्या, इसके लिए एरिया को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे लेंथ को लिखते थे एल एवरेज प्लस डेल्टा एल मीन, वैसे ही विड्थ को क्या लिखते थे बी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा मीन। तो एरिया को भी तो लिखेंगे कि क्या ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, आएगा समझ में। तो हमें ये चीजें फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना मींस क्या, इतना हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एरिया, क्लियर है। तो एरिया को भी तो एरर के साथ, लेंथ को एरर के साथ लिखे, विड्थ को एरर के साथ लिखे, तो एरिया को भी एरर के साथ ही राइट डाउन करना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकालेंगे वो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट हो गया होगा, देखते हैं अब क्या हम लोग देखने वाले हैं, कैलकुलेशन फॉर डेल्टा ए मीन, मतलब एरिया के मीन के लिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन फॉर किसके लिए हम लोग करने वाले बोलो, डेल्टा ए मीन के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं, बात समझ में आए। तो स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है ढंग से, ठीक है। तो देखो ये हमें पता है, क्या पता है कि एरिया जो होता है, एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है लेंथ इनटू विड्थ होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत इसमें, सबको पता है। लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट
फर्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, जो भी स्टेप बता रहे इसको हार्डली क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है, इस स्टेप को फॉलो करना है, तभी जाके क्वेश्चन सही होंगे, नहीं तो कभी कभी जो ट्रिक होते हैं, कुछ ट्रिक भी दिए गए हैं, उससे कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है। आई बात समझ में? इस रूल को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है, गलत नहीं होने वाले, बात समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग लग गया। अब तुम जानते होगे कि लॉग का जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लेक्चर बना देंगे अभी बेसिक मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज होगा, उसको समझो, आता भी होगा बहुत को, ठीक है। तो देखो लॉग का जो प्रॉपर्टीज होता है, कभी भी अगर मल्टीप्लाई में कोई भी चीजें हो तो क्या हो जाता है, लॉग ए इंटू बी को लिख सकते हैं लॉग ए प्लस बी, होता है कि नहीं होता? क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो, लॉग ए प्लस बी लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या कर दिए, देन क्या करना है इसके बाद, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिए, मतलब ये तीन क्वांटिटी हमारे पास है, इसमें कितने क्वांटिटी है, तीन, ए एल बी, एरिया लेंथ विड्थ, ठीक है, इसके अलावा किसी और क्वांटिटी से इसको डिफरेंशिएट कर दो, जो भी क्वांटिटी इसमें अवेलेबल होंगे उसके अलावा किसी और क्वांटिटी से क्या कर देना है, इसमें हमें डिफरेंशिएशन कर देना है, बात समझ में आ रहा है? तो देखो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुम टी कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है, सबको पता है, लॉग ए क्रॉस बी जो होता है, इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये प्रॉपर्टीज होता है, किसका प्रॉपर्टीज होता है, बोलो, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, किसका प्रॉपर्टीज होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए किए तो लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई ए डी ए अपॉन डी एक्स, समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे, फिर से वही 1 बाई एल, 1 बाई एल log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, आई बात समझ में? और हम लोग जानते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई ए और डिफरेंशिएशन ऑफ x, x मींस क्या, a है, तो क्या लिखेंगे, log का 1 बाई ए और डिफरेंशिएशन ऑफ a किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे डिवाइड करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 बाई एल dl बाई dx कर लिए, सिमिलरली 1 बाई b db बाई क्या करेंगे, बोलो, dx, तो देखो dx dx दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बचेगा, क्या बचेगा, देखो dA बाई a इक्वल टू dl बाई l प्लस dB बाई क्या लिख देंगे, b। इट मींस इससे दो दो चीजें पता चला, क्या पता चला, अगर तुमसे एरिया लिखना के लिए बोले, एरिया लिखने के लिए बोले तो क्या निकाल सकते हैं, देखो यहां से dA निकाल सकते हैं, a इंटू डी एल बाई एल प्लस डी बी बाई बी, बात समझ में आया? अब थोड़ा सा और समझते हैं, वहां पे हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, लिखे थे कैसे, एरिया को क्या लिखे थे, a इक्वल टू एल एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन, डेल्टा, डेल्टा मीन्स क्या, चेंज होता है, बात समझ में आ रहा है? चेंज मीन्स क्या, कि अगर हम लोग को एरर निकालना है तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो चेंज ही तो हो रहा है कुछ, बात समझ में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, तो अगर ज्यादा चेंज हो तो डेल्टा, स्मॉल चेंज हो तो डी, आ रहा है बात समझ में? लेकिन चेंज ही तो है, दोनों क्या है हमारे पास, चेंज ही है, तो इसको हम लोग चेंज को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी मतलब क्या, चेंज ही है, डी जहां भी होता है स्मॉल चेंज, और डेल्टा जहां होता है वहां क्या होता है, ज्यादा जब चेंज हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से, तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, और करके डेल्टा ए इक्वल टू ए, ठीक है, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में ए चीजें जो है ना, ए मीन है, ये डेल्टा ए क्या है हमारे पास, मीन है, और ए हमारे पास क्या है, एवरेज है, ए हमारे पास क्या है, लेंथ का मीन है, ये किसका है, लेंथ का मीन है, और ये क्या है हमारे पास, लेंथ का, चेंज इन लेंथ का मीन है, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ का एवरेज है, प्लस डेल्टा बी, नीचे मैं लिख दे रहा हूं, आएगा नहीं, ठीक है, इतना बात समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया, देखो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, इट मींस ए जो हमारे पास है, ए क्या हमारे पास, डेल्टा ए मीन है, ए हमारे पास क्या है, बोलो, एवरेज है, ए हमारे पास क्या है, फिर से एवरेज है, और यहाँ पास ए हमारे पास क्या एवरेज है, और ये दोनों क्या हमारे पास मीन है, एम फॉर मीन,
लिखे ना लिखे कहीं पे डेल्टा लिखा हुआ इट मींस क्या मीन। ठीक है, तो हमने अभी क्या लिखा था, सो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। बात समझ में आया? तो एवरेज निकालने का तरीका अभी हम लोगों ने देखा, और मीन निकालने का क्या तरीका होगा, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। 2 स्टेप जितने भी क्वेश्चन होगा उसमें फॉलो करना है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। ठीक है, इसको फॉलो करना है तभी जाके 100% और रिजल्ट आएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते बच्चे। ट्रिक है लेकिन ट्रिक से कभी कभी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए इस रूल को फॉलो करो, कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, लॉग लगा देना है। दूसरे में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट कर देना है। बात समझ में आए, क्लियर है इतना? अगर तुमसे एक और पूछ ले, जैसे एरिया तो लिख ले, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमसे पूछे कि परसेंटेज एरर इन एरिया कितना होगा, आ रहा है बात समझ में? परसेंटेज एरर इन एरिया क्या होगा, तो एक्चुअल में एक फ्रैक्शन एरर है कि नहीं, फ्रैक्शन एरर प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि डेल्टा ए बाई ए को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन एरर। और परसेंटेज एरर क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, परसेंटेज एरर आ जाता था। बात समझ में आए, इसको नोट कर लिए, एक पॉइंट और लिखवा देते हैं। ठीक है, हो गया इतना, क्लियर है इतना? एरिया अगर निकला है तो क्या निकालना पड़ेगा पहले, एवरेज। एवरेज मींस क्या, हम लोग को लेंथ का एवरेज विड्थ का एवरेज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया हमें पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, बात खत्म। प्लस माइनस अगर मीन निकालना है तो मीन के लिए हमारे पास कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया, हो गया इतना? ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए यही रूल लगाने हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखना है हमेशा, यहाँ जो हम लोग मान लो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर नेगेटिव आया तो उसको हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम हमें लेके चलना है, मैक्सिमम वैल्यू लेके चलना है। तो अगर मान लो यहाँ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव कर दोगे तो मिनिमम आ जाएगा, लेकिन हमें पहले ही बताया हमेशा एरर जो होगा डेल्टा ए क्या एक्चुअल में एरर है। आ रहा बात समझ में? डेल्टा ए मींस क्या, मीन। मीन मींस क्या, एरर, पहले ही बताया। और इसका दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोला जाता है, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए तो। बात समझ में आ रहा है? तो एरर ही है, तो एरर हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम के टर्म में लिखेंगे। अगर कभी भी ऐसा अभी देखेंगे 1-2 क्वेश्चन अगर माइनस भी आ रहा है तो वहां पे क्या, हमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आएगा, जब प्लस करेंगे। क्लियर है, हो गया इतना? अब देखो, हमें अगर पूछे कि परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर मींस क्या, एरिया का परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ एरिया अगर पूछ ले, परसेंटेज एरर ऑफ एरिया पूछे तो काम बहुत आसान है। क्या काम बहुत आसान है, देखो ए वाले हमारे पास इक्वेशन पता है, तो डीए बाई ए, या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के टर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। अभी हमने बोला कि डेल्टा ए बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो अब डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये एल क्या है, कैपिटल एल क्या है। तो हमने बता दिया, डेल्टा कभी भी लिखा हुआ इट मींस क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मींस क्या, लेंथ में या विड्थ में जो भी क्वांटिटी है उसमें एरर कितना आ रहा है वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। और एल मींस क्या, ट्रू वैल्यू। मींस क्या, मीन सॉरी रैंडम मीन सॉरी एवरेज रैंडम एरर। आ रहा बात समझ में? एल क्या, अगर जनरली एल रिप्रेजेंट कर रहा है तो रैंडम एवरेज एरर के बारे में बताता है, इट मींस क्या, ट्रू वैल्यू। क्लियर है इतना? तो अगर हमारे पास परसेंटेज निकालना है तो हमें अभी हम लोगों ने निकाला, ठीक है, अभी हम लोगों ने निकाला, वी नो दैट इतना चीजें कैलकुलेट कर चुके थे। ए एक्चुअल में परसेंटेज एरर है, क्या हमारे पास परसेंटेज एरर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए नीचे आ गया तो डेल्टा एल बाई एल, और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा बी बाई बी लिख सकते हैं। परसेंटेज एरर लाना है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, बोलो 100 से मल्टीप्लाई। सबको समझ में आता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाना होता है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं है? तो ये इस तरीके से परसेंटेज एरर में हम लोग को निकल जाएगा। यही हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ एरिया है। क्लियर है इतना? 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर होगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, बढ़िया है, नोट कर लिए, हो गया? अरे आया कि नहीं है, आ रहा होगा बात समझ में? ठीक है, परसेंटेज मतलब क्या है, एक्चुअल में फ्रैक्शन एरर ही तो है। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिखवाया था, फ्रैक्शन एरर मींस क्या, एरर बटे डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। तो ये फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, काम खत्म। ठीक है, हो गया इतना? अब जो नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सीधे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अ गिवन क्वांटिटी, देखो अ गिवन क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी ऐसा दे रखा है, गिवन क्वांटिटी दे रखा है, p दे रखा है, कोई क्वांटिटी है क्या हमारे पास p है, और ये जो फंक्शन है इसका क्या क्या है, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, z का। ये बात समझ में आ रहा है। ये p जो है फंक्शन किसका, x y z का, और ऐसा कुछ दे रखा है, x का पावर a, y का पावर b, z का पावर c, और यहाँ भी कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ऐसा हमने मान लिया कोई कांस्टेंट d मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, d मान लिया। वेयर a b c d क्या हमारे पास कांस्टेंट है, वेयर a, b, c, and d are constant, ठीक है। then find out क्या निकालना है, फ्रैक्शन एरर ऑफ p, फ्रैक्शन एरर ऑफ p, या फिर फ्रैक्शन निकल जाएगा तो परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। फ्रैक्शन एरर ऑफ क्या निकालना है हमें, बोलो p निकाल देना है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर इतना। तो किस तरीके से करेंगे, अभी हमने बोला था 2 स्टेप फॉलो करने हैं, क्या करना है, पहले तो लॉग लगाना है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ABCD क्या है, कांस्टेंट है, XYZ क्या है, वेरिएबल्स है, ठीक है। और एक किसके साथ वेरी कर रहा है, जैसे देखो XYZ चेंज करेंगे तो P चेंज करेगा, इट मींस क्या, P जो है फंक्शन है किसका, XYZ का फंक्शन है, बात समझ में आया। तो स्टेप फर्स्ट अगर देखें तो क्या करेंगे, गिवन दैट ऐसा हमारे पास दे रखा है, देखो गिवन दैट एक ये सब चीजें गिवन है, क्या गिवन है, देखो P जो हमारे पास दे रखा है, x, y, z, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिखवा दिए, P किसका फंक्शन है, XYZ, चलो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही लो क्या दिक्कत है ना, dxa yb एंड zc दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड, टेकिंग ऑन लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिए, लॉग लगाने पे बोथ साइड। तो क्या होगा, देखो लॉग जब लगाए तो इधर क्या आ जाएगा, log p x y z, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, d बाई सॉरी इधर कितना हो जाएगा, बोलो log, देखो log dxa yb zc, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है इतना। अब देखो जब लॉग लगाएंगे, इतना नोट करो, थोड़ा सा लंबा जाएगा, फिर ऊपर से हम लोग नोट डाउन करेंगे, इतना नोट कर लिए इतना। पहले क्या बोले थे, अगर इस वाले कंसेप्ट में हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन एरर। फ्रैक्शन मींस क्या, कैलकुलेट करना है, डेल्टा p बाई p के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो लॉग लगाना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बात खत्म, आई बात समझ में। और माइनस हो तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। हो गया इतना, क्लियर है इतना। अब देखो हमारे पास इतना कर लिए, लॉग तो लगा लिए, बढ़िया है, ठीक है। तो इधर देखो लॉग, इधर यहाँ पे अगर हम देखें, इसके बाद का स्टेप है ये हमारे पास p x y z, हमने बोला था लॉग जो होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है कि अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो log a by b, log a by b मींस क्या, a की जगह पे क्या x a y b, ठीक है, माइनस, ठीक है, क्या लिख देंगे, log a by b को क्या लिखते हैं, बोलो log a by b जो होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, आगे लिखते हैं, log a by b क्या होता है, log a minus b होता है, ठीक है, zc, ये हमारे पास पता है कि log a by b को हम लोग हमेशा लिखते हैं क्या, log a minus b, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, log का, ठीक है। तो एक्चुअल में a ऊपर वाले को मान लिए, ठीक है, और नीचे वाले को क्या, b एज्यूम कर लिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं log a minus b। और हमने बताया ये प्रॉपर्टीज तो है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। और देखो दूसरा एक और प्रॉपर्टीज हमने बोला था, देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए। देखो एक्चुअल में क्या है, d इंटू एक्स का पावर a y का पावर b, तो तीनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई में होगा तो log में क्या लिखते हैं, प्लस में लिख लेते हैं। हमने बताया था log, प्रीवियस क्वेश्चन में log a इंटू b को क्या लिखे थे, log a प्लस log b, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई वाले को क्या लिखते हैं, log a प्लस log b प्लस log c, जितने भी मल्टीप्लाई में सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो log d हमारे पास d है, प्लस log x का पावर a प्लस log x का सॉरी y का पावर b राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं zc, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब देखो एक और प्रॉपर्टीज होता है, अगर लॉग का पावर हो तो क्या करता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो इसका जो होगा ये हम लोग राइट कर सकते हैं y कमा z, ये क्या होगा हमारे पास d, ये क्या होगा a log x, ठीक है, b log y, और क्या हो गया हमारे पास z log, सॉरी c log z। बात समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज होता है लॉग का कि x का पावर कभी भी n हो तो n log x राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने देखा x का पावर a मींस क्या, n की जगह पे a है, b c, तो बाहर फेंक दिया, काम खत्म। दूसरा स्टेप क्या बोले थे, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसमें जो कांस्टेंट नहीं है उसके अलावा किसी से भी डिफरेंशिएट कर दो, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर लिया, समय नहीं इसमें तो कर लिए। तो देखो क्या होगा, हमने बोला था log का क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/p xyz, लिखो ना लिखो, चलो लिख लेते हैं xyz, ठीक है, और dt xyz, ठीक है, अपॉन dt लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब याद होगा डिफरेंशिएशन जो होता है बेसिक मैथ्स का, मैं अभी इसके बाद जस्ट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने के बाद मैं बेसिक मैथ्स का एक क्लास लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है, देख लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे सबको पता होना चाहिए, पता होगा भी, ठीक है। तो कांस्टेंट एबीसीडी क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, ए कितना हो गया, ए 1/x dx/dt, ठीक है, प्लस b क्या हो जाएगा बोलो, dy/dt, एंड हमने बोला था हमेशा अगर माइनस करोगे तो एक्चुअल में परसेंटेज एरर है, dp/p अभी निकालेंगे, dt कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं कि स्टेप फिर समझाते हैं। ये क्या लिख लिया, dz/dt। अब देखो dt हट गया और dp एक्चुअल में d क्या है, चेंज है, तो चेंज को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं देखो डेल्टा p/p xyz, ये भी हमारे पास क्या है xyz, फंक्शन जो था उसको नोट डाउन कर लिए थे। यही तो मैं निकालना था, फ्रैक्शन ऑफ p निकालना था, मींस क्या p का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देना था, तो डेल्टा p/p परसेंटेज अगर बोलता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बात खत्म। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा a डेल्टा x/x, d को क्या चेंज कर दिए, डेल्टा चेंज ही तो होता है, दोनों क्या है हमारे पास, चेंज ही है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा x/x प्लस b डेल्टा y/, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे y था, हाँ y/y माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, z आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, क्या लिखना है, हमेशा जो भी रिजल्ट आएंगे पॉजिटिव में आएगा। आ रही बात समझ में, कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज एरर है, परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हमारे पास है, फ्रैक्शन एरर है, तो फ्रैक्शन एरर को हमेशा क्या लिखते हैं, मैक्सिमम में लिखा जाता है, एरर हमेशा किस में लिखते हैं, मैक्सिमम में, हमने अभी समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैक्सिमम में कब आएगा, जब प्लस करेंगे तब आएगा, तो अगर निगेटिव भी हो तो हमेशा किस में लिखना है, पॉजिटिव में ही लिखना है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम के बीच में ही तो मिनिमम आएगा, अगर मिनिमम लिख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्लियर है इतना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो डेल्टा z/z, बात खत्म, यही हमारे पास आंसर हो गया, क्लियर है इतना। परसेंटेज बोलता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, नोट डाउन कर लो, हो गया इतना। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कुछ डेटा लेके, ठीक है, हो गया इतना, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़िया है। कोई भी क्वेश्चन हो 2 स्टेप फॉलो करो, कोई गलती नहीं होगा। ट्रिक भी आते हैं, लेकिन ट्रिक कभी कभी क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है किसी किसी क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी एनीथिंग, हमेशा क्या 2 स्टेप फॉलो करना है, आएगा आंसर, क्लियर है इतना, हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गिवन दैट, ऐसा कुछ हमने मान लिया, कुछ दिया हुआ है, इफ गिवन दैट V फॉर वोल्टेज, वोल्टेज दे रखा है हमारे पास, ऐसा मान लेते हैं, चलो 20 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। हमने बोला था हमेशा इस चैप्टर में क्या, एरर के साथ लेना है, किसके साथ लेना है, एरर के साथ लेना है, एंड इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 10 प्लस माइनस 0.2,
ठीक है, एम्पियर। करंट को किससे डिनोट करते हैं? एम्पियर से। फ्लो इन अ कंडक्टर, फ्लो इन अ कंडक्टर, देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस। ठीक है, इट मींस क्या कि रेजिस्टेंस को भी तो एरर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मतलब क्या, आर अगर लिखना है, इट मींस क्या, आर अगर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर मीन। बात समझ में आ रहा है? ऐसा हमने मान लिया कुछ डेटा, एज्यूम गिवन दैट इतना कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इतना, फ्लो इन अ कंडक्टर, ठीक है। देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसका? कंडक्टर का। देन फाइंड आउट रेजिस्टेंस किसका निकालना पड़ेगा? कंडक्टर का। कंडक्टर में ही तो करंट एंड वोल्टेज होता है। बात समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, देखो ये भी चीजें दे रखा है। चलो अभी याद है कि नहीं, तुम लोगों को याद होना चाहिए, 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, आर क्या लिख सकते हैं? देखो हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, होता है कि नहीं होता? तो आर को क्या लिख सकते हैं? बोलो, V अपॉन क्या होता है? बोलो, आर को लिख सकते हैं V अपॉन आई। राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे आई बात समझ में। तो हमें रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अगर रेजिस्टेंस निकालना है, आर अगर फाइंड आउट करना है तो दो चीज पता होना चाहिए, आर एवरेज पता होना चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा आर मीन पता होना चाहिए। दो चीज पता होना चाहिए तो हम लोग आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं। ये तो निकालना है रेजिस्टेंस, क्लियर इतना? तो कैलकुलेशन फॉर आर एवरेज, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो कैलकुलेशन, हमने बोला था कि दो स्टेप में आर एवरेज का निकालने का तरीका अलग, डेल्टा आर का निकालने का तरीका अलग। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? पहले कैलकुलेशन फॉर आर, कैलकुलेशन फॉर आर, ठीक है, आर एवरेज। तो आर एवरेज अगर निकालना है तो हमें पता है, जैसे एरिया में क्या होता था, एरिया निकाले थे तो लेंथ इनटू विड्थ, एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो वो ऑपरेशन लगा लिए थे। लेकिन हमारे पास आर क्या दे रखा है? V अपॉन आई दे रखा है, ठीक है, V अपॉन आई दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे V एवरेज अपॉन आई एवरेज। तो B हमारे पास कितना है? देखो 20 और ये कितना है? 10। ये कैंसिल आउट होकर कितना आया? 2 ओम। सबको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। बात खत्म। दूसरा हमें क्या निकालना है? डेल्टा आर मीन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? दो चीजें निकालेंगे तभी तो इसका वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन फॉर क्या, किसके लिए? डेल्टा आर मीन के लिए। तो डेल्टा आर मीन के लिए हमें पता है, देखो वी नो डैट, अभी हमने देखा कि आर जो होता है V अपॉन आई होता है, ठीक है। तो दो स्टेप फॉलो करता है। फर्स्ट दो स्टेप हमें फॉलो करना है इसमें भी। फर्स्ट लॉग टेकिंग ऑन बोथ साइड, लॉग टेकिंग ऑन, क्या करेंगे? दोनों तरफ लॉग लगा दिए, लॉग टेकिंग ऑन बोथ साइड। आ रहा है समझ में? टेकिंग ऑन बोथ साइड, क्लियर इतना? तो जैसे ही लॉग लगाएंगे, देखो इधर आर हो गया और इधर कितना हो गया? लॉग V बाई आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग आर, और इसको क्या लिख सकते हैं? A बाई बी मीन्स क्या? लॉग V माइनस लॉग आई। बात समझ में आया? अभी हमने बोला था, एक प्रॉपर्टीज बताया था, लॉग A बाई बी को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? लॉग A माइनस बी राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई दिक्कत? ठीक है। दूसरा स्टेप क्या फॉलो करने के लिए बोले थे कि क्या कर दो हम लोग, क्या करना है हम लोगों को दूसरे स्टेप में? सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसमें जो क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमने कर लिया, x कर ली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि क्या आएगा? देखो 1 बाई, देखो सिंपली हम लोगों को क्या स्टेप रिड्यूस करना है, तो क्या लिखेंगे? देखो डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा, इधर इधर कितना आ जाएगा? डेल्टा वी बाई बी आ जाएगा, माइनस डेल्टा आई बाई आई आ जाएगा। और हमने बोला था कि हमेशा मैक्सिमम लिखना है, माइनस वाले को भी क्या कर देना है? प्लस करना है। हमेशा क्या लिखना है? मैक्सिमम लिखना है। तो इससे डेल्टा आर का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यही तो डेल्टा आर मीन के बराबर होगा। बात समझ में आया? तो इतना नोट कर लो। अभी हमने क्या करंट का वैल्यू जो निकाला था, सॉरी रेजिस्टेंस का, आर एवरेज का वैल्यू हम लोगों ने इतना निकाल लिया था। आर एवरेज का कितना निकाल लिया था? 2 ओम निकाल लिए थे। इसके बाद इसको नोट करो जल्दी से। हो गया इतना? डेल्टा आर भी निकल गया, सब चीज पता है। इसमें डेटा रखेंगे, सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना? क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, इधर हो गए होंगे? हो गया? मिटा दें, ठीक है मिटाते हैं। चलो डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन में यूज होगा हमारे पास V जो दे रखा था कितना? 20 प्लस माइनस 0.1, और अभी हमने क्या दिया था? I जो गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2। ये हमारे पास किस में दे रखा है? वोल्ट में। और किस में दे रखा है? एम्पियर में दे रखा है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो क्या करते हैं,
ये चीजें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा। तो डेल्टा अगर फाइंड आउट करेंगे, इसके जस्ट स्टेप आगे हम लोग लिख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या लिख सकते हैं, आर इंटू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई लिख सकते हैं क्या। डेल्टा कभी भी लिखे मीन्स क्या, मीन ही दे रखा है, क्लियर है इतना। और आर कभी दे रखा है, इट मीन्स क्या, एवरेज दे रखा है, और ये क्या है, मीन है। तो आर एवरेज, एवरेज हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया था, आर एवरेज कितना निकाला था, 2 ओम निकाले थे, तो यहाँ 2 रख लिए। डेल्टा वी, डेल्टा वी मीन्स क्या, ए दे रखा है, देखो ये आर वी एवरेज, और ये हमने बताया था लिखने का तरीका है क्या हमारे पास, वी मीन। तो वी मीन्स कितना दे रखा है, 0.1, और ये हमारे पास कितना दे रखा है, देखो 20, बात समझ में आया। प्लस अब देखो ये डेल्टा आई कितना दे रखा है, 0.2, और आई कितना दे रखा है, 10। समझ में आया कि नहीं है, इसको बस कैलकुलेट कर देना है, बात खत्म। तो देखो ये 2 हमारे पास हो गया, 10 20 का एलसीएम कितना होगा, बोलो 20 होगा कि नहीं होगा। ये हमारे पास कितना हो गया, 0.1, और ये कितना हो गया, देखो एलसीएम लिए तो कितना हो गया, 0.4 हो गया, बात समझ में आया। 2 ये कितना होगा, देखो 0.5/20, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस किए, कितना हो गया, 5 कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 50 टाइम्स, क्लियर है। इसको कैंसिल किए तो कितना हो गया, 25, आई की नहीं आई बात समझ में, तो 1/25, इट मींस 1 को 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बोलो, 0.04 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमारे पास किसका आएगा, डेल्टा आर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, आर फाइंड आउट करना था, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। सो आर जो लिखेंगे, हमें पता है आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर मीन निकालना था, ठीक है। तो आर एवरेज कितना है बोलो, आर एवरेज हमारे पास 2 था, और प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आ गया, 0.04 ओम आ गया। यही हमारा रिजल्ट है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, हो गया, मिटा दे, हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट, देखो ये हमारे पास दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दे रखा है इज t इक्वल टू √2π/L/z। t कितना दे रखा है, अभी देखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो एक सिंपल पेंडुलम होता है जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, उसका टाइम पीरियड निकालते तो फॉर्मूला कितना आता है, 2π/L/z, ठीक है। तो अभी गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ z, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ g का वैल्यू लिखना है। इफ p देखो l जो दे रखा है, ज्यादातर क्या लेते हैं, 1 मीटर का हम लोग लेते हैं। आ रहा बात समझ में, सिंपल पेंडुलम मतलब क्या, 1 सेकंड वाले पेंडुलम में 1 मीटर का क्या लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं, और नीचे पेंडुलम को हैंग कर देते हैं। तो 100% 1 मीटर का हम लोग थोड़ी ले पाते हैं, क्योंकि 100% तो मेजर कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत एरर चलता है। तो ऐसा हमने मान लिया 1 मीटर का होता है प्लस माइनस 0.1 मीटर, ऐसा कुछ डेटा ले लिया, ठीक है। इतना हमारे पास दे रखा है। दूसरा टाइम जो होता है इसका 2 सेकंड होता है, तो 2 सेकंड प्लस माइनस 0.02 सेकंड ऐसा हमने मान लिया, इसका दे रखा है टाइम, ठीक है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो हमें क्या निकालना है, जी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये गिवन डेट क्या है हमारे पास, देखो गिवन डेट फॉर्मूला पता है, गिवन डेट दे रखा है, t इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो 2π/L/z दे रखा है कि नहीं दे रखा। तो अब देखो हमें g निकालना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं क्या, g हमें निकालना है, तो जो चीजें निकालना है उसको तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब किए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए तो कितना आ गया, देखो t स्क्वायर, ए स्क्वायर किए तो कितना 4π स्क्वायर, ठीक है। ए रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग इट मींस g को क्या लिख सकते हैं, देखो g को लिख सकते हैं, बोलो कितना लिख सकते हैं, 4π स्क्वायर। g को क्या लिख सकते हैं, देखो इधर t स्क्वायर हो गया, g को लिख सकते हैं, देखो 4π/L/t स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब हमें g का वैल्यू निकालना है, सो क्या g का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो g एवरेज प्लस माइनस डेल्टा g मीन
ये दो चीजें निकालना पड़ेगा तभी तो जी निकाल सकते हैं। तो जी एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इस डेटा में रख देना, काम खत्म। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर क्या निकालना है, जी एवरेज के लिए। ठीक है, तो जी एवरेज के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी फॉर्मूला गिवन है उसमें डेटा पुट करो, बात खत्म। तो जी एवरेज के लिए निकालना है तो 4, कोई दिक्कत नहीं है। पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 3.14, तो लगभग क्या 9.8 के आसपास आएगा। क्या आएगा, लगभग 9.8 के आसपास आएगा। लेंथ हमारे पास 1 मीटर है, लेंथ कितना है देखो 1 मीटर, और टाइम मतलब क्या 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, इट मींस क्या 9.8 जी एवरेज निकल गया। जी एवरेज कितना निकला 9.8। आई बात समझ में, क्लियर है। अब हमारे पास दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा जी मीन निकालना है। डेल्टा जी मीन निकालना है तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, इसको नोट करो जल्दी से, नोट कर लिए, हो गया क्या, बस यहाँ डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, यहाँ डेटा क्या क्या हमने लिया था 1 ± 0.1, हमारे पास क्या था मीटर में, एंड टाइम क्या था हमारे पास 2 ± डेल्टा 0.2, ये हमारे पास क्या निकला सेकंड में था, टाइम हमेशा सेकंड में लिखते हैं। और अभी हम लोगों ने निकाला जी एवरेज, जो निकाला 9.8 आ गया। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन ही तो है एक तरीके से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोगों ने कर लिया, इसको नोट कर लो, कर लिया क्या नोट, हो गया बढ़िया। ठीक है, अब देखो हाँ ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जी एवरेज का तो निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, डेल्टा जी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन फॉर डेल्टा जी एवरेज। डेल्टा जी एवरेज के लिए क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट क्या हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो वी नो डेट, अभी हमने फॉर्मूला निकाला जी का, क्या था, g इक्वल टू कितना था 4 पाई स्क्वायर l अपॉन टी स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, फर्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, करते थे कि नहीं करते थे, रूल वही है, फर्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब लॉग लगा है तो लॉग जी हो गया, इधर कितना हो गया लॉग 4 पाई स्क्वायर l बाई टी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, लॉग जी तो इधर है ही, इधर देखो ऊपर a मान ली नीचे b, तो 4 पाई स्क्वायर l माइनस लॉग t का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो कोई परेशानी, अब देखो जैसे हमने इसको लॉग g लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो a माइनस बी पे किए तो लॉग 4 पाई स्क्वायर प्लस लॉग l राइट डाउन कर सकते हैं, माइनस लॉग a 2 है तो 2 बाहर फेंक देगा, अभी हमने बताया था लॉग का प्रॉपर्टीज होता है, ये कितना हो जाएगा लॉग t। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। क्या करना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हमने कर लिया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब करेंगे तो देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन g हो जाएगा डेल्टा z बाई z। बात समझ में आ रहा है, इधर कितना हो जाएगा देखो 4 पाई, क्या है 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में से क्या होता है बोलो 0, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 0 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया देखो dl बाई l मींस क्या डेल्टा l लिख सकते हैं, हमने चेंज कर दिया था d को डेल्टा से, क्योंकि ये दोनों तो चेंज ही होता है। और ये हमारे पास देखो हमने बोला था हमेशा मैक्सिमम लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं मैक्सिमम, 2 डेल्टा t बाई t। बात समझ में आ रहा है, डेल्टा t बाई t, क्लियर है, इतना पुराना कंसेप्ट ही है, 2 दिन क्वेश्चन कर चुके हैं तो थोड़ा क्लियर हो गया होगा, तो डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, इतना हो गया, माइनस को हमेशा लिखते हैं प्लस। अब डेल्टा जी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, जी डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। अब डेटा गिवन है, डेटा गिवन है हमारे पास, देखो हमेशा एबीजी मीन नहीं लिखना है, वो तो समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन में करवा दिए। डेल्टा एल मींस क्या, हमेशा मीन है, एल मतलब क्या एवरेज है, क्लियर आ रहा बात समझ में। तो देखो डेल्टा जी अगर निकाले तो जी कितना 9.8 ऑलरेडी अभी फाइंड आउट कर चुके थे। डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल मींस क्या 0.1, और लेंथ कितना है 1 प्लस 2 डेल्टा टी जो है हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रहा है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 9.8, ये हमारे पास क्या आ गया देखो 0.1 है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, इसको जब किए तो 2 से 2 गया, इट मींस क्या 0.02, तो ये हमारे पास आ गया 9.8, और ये कितना हो गया देखो 0.1 और 0.2, इट मींस क्या 0.12, क्लियर है, इतना 0.12, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा का वैल्यू आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा जी का वैल्यू आ गया। अगर हमें जी लिखना है
इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 को 0.12 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये जो हमारे पास डेल्टा सॉरी जो जी का जो वैल्यू लिखेंगे, जी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो जी का वैल्यू जो हो गया ये तो हमें पता था। सो जी इक्वल टू हमें क्या लिखना था, जी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा जी मीन। तो दोनों